हाँ ध्यान दो, हम लोग लास्ट क्लास में पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, पहले पासवर्ड में क्या पैटर्न होना चाहिए उस पर हम लोग काम कर लिए थे। नहीं, जैसे हम लोग इस पर लगाए थे, जैसे डायरेक्ट अगर कोई सबमिट करता है तो सबसे पहले तो ये सारा फील्ड एंटर करना होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग जैसे लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे एक कैरेक्टर लिखें तो क्या मैसेज दे रहा है, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, कम से कम कितना कैरेक्टर का होना चाहिए, 8 कैरेक्टर, एंड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 अपर केस लोअर केस डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर। इस चीज़ का वैलिडेशन हम लोग कर लिए थे, ठीक है। अब जैसे ये जब तक नहीं टाइप होगा तुम कितनों लिख दो वो होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे हम लोग इसका क्राइटेरिया जो है फुलफ़िल कर देते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग क्राइटेरिया फुलफ़िल कर देते हैं ये काम कर जाएगा। जैसे अगर हम लोग देखते हैं एक स्पेशल कैरेक्टर अगर लिख देते हैं, उसके बाद एक कैपिटल लेटर लिख देते हैं, एक स्मॉल लेटर लिख देते हैं, एक डिजिट लिख देते हैं, ठीक है, सारा हो गया। लेकिन 8 कैरेक्टर तो नहीं हुआ। अब कोई भी एक कैरेक्टर दे दो तो ये काम कर जाएगा, क्लियर। तो अब दो यहाँ से जैसे और एक चीज़ और हम लोग किए थे, जैसे हम लोग लिखते हैं कि हैश, फिर कैपिटल लेटर में ए, फिर स्मॉल लेटर में बी सी डी ई एफ और जी एच आई जे के, ओ सॉरी हम लोग डिजिट नहीं लिखे ना, हैश कैपिटल लेटर में ए, फिर बी सी डी ई 1 2 3, बस हमारा। अब सेम अगर हम लोग यहाँ अगर नहीं लिखते हैं, जैसे अगर अभी तो लिख रहा है प्लीज इंटर कंफर्म पासवर्ड, जैसे हम लोग हैश यहाँ लिखेंगे तो ये क्या बोल रहा है कि पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम, दोनों सेम रहेगा तभी हो जाएगा। तो जब तक सेम नहीं करेंगे, यहाँ कुछ भी कितना बड़ा ये लिख दें लेकिन ये काम नहीं करेगा। सेम पासवर्ड देते हैं अगर, देखो हैश कैपिटल ए बी सी डी ई 1 2 3 हो गया सेम, तो दोनों सेम हो गया तब ये आ गया, तब जा कर के ये ओके होगा, क्लियर। तो इसका वैलिडेशन हम लोग पूरा कर लिए थे, ठीक है। नाम को तो वैलिडेट करना नहीं है, ईमेल तो वैलिडेट किया हुआ रहता है, ठीक है। टाइप ईमेल, जैसे अगर हम लोग यहाँ से ईमेल को वैलिडेट कर सकते हैं, जैसे अभी डायरेक्ट तो एंटर तो नहीं होगा जब तक @ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो ये है, जैसे अगर हम लोग @ देते हैं, जैसे कुछ भी लिखें तो ये नहीं काम कर रहा है। जैसे अगर हम लोग @ लिख दिए, अब कुछ लिखेंगे तो ये काम होगा। तो हम लोग चाहें तो ईमेल का भी वैलिडेशन हम लोग लगा सकते हैं। जैसे वैलिडेशन लगाने के लिए हम लोग सिंपल जावास्क्रिप्ट में भी हम लोग किए थे। जैसे अभी पासवर्ड वाला क्या काम कर रहा है, उसका हम लोग पैटर्न हम लोग यहाँ दे दिए थे, नहीं कि इस पैटर्न को फॉलो करेगा। तो यहाँ पैटर्न में लिखा हुआ है क्या कि शुरुआत से कुछ भी हो, A से Z होना चाहिए, कैपिटल A से Z होना चाहिए, फिर अब मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, और ये सब स्पेशल केस में कोई भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ दे दिए थे। रेगुलर एक्सप्रेशन को हम लोग टेस्ट किए थे, अगर पासवर्ड का वैल्यू अगर ये मैच करता है तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं करता तो ये फॉल्स रिटर्न करता। फॉल्स को हम लोग क्या कर दिए, ट्रू करके यहाँ दे दिए थे मैसेज की पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, ठीक है। जो भी मैसेज है यहाँ से हम लोग दे देते थे। ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को वैलिडेट किए थे। तो जनरली अगर वैलिडेशन का काम देखा जाए तो लगभग हो गया था। बाकी हम लोग मोबाइल नंबर को भी वैलिडेट कर सकते हैं, या फिर हम लोग ईमेल को वैलिडेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग करते क्या है कि हम लोग ये डेटा सर्वर में डाल देते हैं, ठीक है। बाकी जितना वैलिडेशन है बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि सारा वैलिडेशन कहाँ है, जावास्क्रिप्ट में करना, वो जावा में तो करना है नहीं, ठीक है। तो अब जो तो ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग डिजाइन किए हैं, ब्लैंक तो कोई सबमिट नहीं कर सकता, क्या तो कोई नहीं कर सकता। प्लस बहुत जैसे नाम तो कुछ भी रखे, ब्लैंक तो नहीं करे, कुछ भी नाम हो सकता है, उसमें तो वैलिडेशन नहीं है। ईमेल में भी @ जब तक नहीं लगेगा तब तक ये भी वैलिड नहीं होगा, ठीक है। बाकी हम लोग बहुत हद तक जैसे ईमेल का पैटर्न है वहाँ तक भी हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन लगा के कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बाद में कर लेंगे। और जो मोबाइल नंबर है, अभी हम लोग देखो तो ये कैरेक्टर भी एंटर हो जा रहा था, हम लोग इसको रोक देंगे कि यहाँ ये ना हो, तो इस चीज़ को आगे हम लोग वैलिडेट कर लेंगे। अभी हम लोग जैसे 10 कैरेक्टर, जैसे अभी 2 कैरेक्टर ले लिया, ठीक है,
तो हम लोग इसको भी बाद में वैलिडेट कर लेंगे, अभी हम लोग ध्यान से इसमें एंटर करेंगे। बाकी पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड तो कंप्लीट है, इसमें किसी भी तरह का काम करने का ज़रूरत नहीं है। अब ये डेटा को हम लोग कहाँ करेंगे, डेटाबेस में डालना है, ठीक है। तो याद करो जब प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट किए थे तो हम कुछ स्टेप्स बताए थे कि हम लोग किसी भी डेटा को डेटाबेस तक कैसे पहुँचाएंगे। तो सबसे पहला बात बोले थे, पहला स्टेप हम लोग पहले डिज़ाइन करेंगे, जहाँ हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करने के लिए हमको एक फॉर्म डिज़ाइन करना होगा ना, तो हम लोग फॉर्म डिज़ाइन करके काम कर लिए, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या बताए थे, याद है किसी को, कि जैसे हमारा फॉर्म डिज़ाइन हो जाएगा दूसरा स्टेप क्या होगा, हाँ, जहाँ एक डेटाबेस बनाएंगे, जहाँ डेटा को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, इंसर्ट करवाएंगे। तो डेटाबेस बना करके हम लोग उसमें टेबल बनाना होगा, क्योंकि टेबल डेटा कहाँ स्टोर होता है, टेबल में। डेटाबेस तो वो प्लेस है, ठीक है, जहाँ बहुत सारे टेबल का कलेक्शन होगा, बहुत सारा डेटा स्टोर होगा। तो वो टेबल जो डेटा जो स्टोर होता है वो कहाँ स्टोर होता है, टेबल में स्टोर होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे। तो हम लोग चलते हैं डेटाबेस बनाने के लिए। तो डेटाबेस बनाने के लिए आप पहले ही इंस्टॉल करवा दिए वैम सर्वर, ठीक है। तो वैम सर्वर क्या हुआ, लाइन कट गया फिर। तो हम लोग वैम सर्वर को ऑन कर लेंगे। अरे इसका बैटरी गया, कहाँ चलेगा, नहीं ये बैटरी गया। रिकॉर्डिंग कर दिया सर, ये गया, दूसरा बैटरी खाए तो है? नहीं, देखो वैम सर्वर ऑन हो जाने के बाद देखो ये ग्रीन हो गया। तो यहाँ से ग्रीन हो जाने के बाद हम लोग सबसे पहले इसका सर्वर ओपन करेंगे, किसका, डेटाबेस का। तो बताए थे डेटाबेस का सर्वर ओपन करने के लिए क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग जाते हैं कहाँ, PHP माई एडमिन। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र में ही खुलेगा, PHP माई एडमिन। एक यूज़र भी बनाए थे ना, इसका यूज़र ID बनाए थे, याद है, क्या चीज़ नाम से बनाए थे, एडमिन, यूज़र और पासवर्ड भी यूज़र दिए थे, गो, सही होगा तो लॉगिन हो जाएगा, सही है, ठीक है। यूज़र नाम से ही बनाए थे, देख लो यहाँ से ये दिख जाएगा, यूज़र अकाउंट में जाएगा तो देखो हम लोग यूज़र नाम का बनाए थे, पासवर्ड भी ये था, यस है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, नया हम लोग बनाते हैं यूज़र, ठीक है। हम लोग UGC नेट का बना रहे हैं तो हम लोग उसी तरह से हम लोग यूज़र नेम भी बना देते हैं, या फिर तुम चाहेगा तो कोई ज़रूरी नया यूज़र नेम बना, तुम रूट पर भी काम कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिस पर काम करना चाहो उस पर काम हो जाएगा। तो चाहे तो हम लोग वही रहने देते हैं यूज़र ही, ठीक है। हम लोग डेटाबेस बनाना होगा, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, डेटाबेस, कभी भी डेटा स्टोर करना है तो डेटा स्टोर कहाँ होता है, टेबल में, और सारा टेबल कहाँ स्टोर होता है, डेटाबेस में। तो सबसे पहले बनाना होगा क्या, डेटाबेस। तो डेटाबेस बनाने के लिए बताए थे, यहाँ जो न्यू ऑप्शन है उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। अब जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ बोलेगा डेटाबेस का नाम दो, ठीक है। तो यहाँ डेटाबेस का नाम देते हैं हम लोग UGC नेट, ठीक है। हम लोग डेटाबेस का नाम क्या दे दिए, UGC नेट, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्रिएट कर देंगे, डेटाबेस बन के रेडी हो गया। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ तक बन गया डेटाबेस। अब इस डेटाबेस पर क्लिक करेंगे तो क्या एक भी टेबल है, नहीं है। तो सबसे पहले हमको टेबल क्रिएट करना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को टेबल क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहला टेबल जिसमें रजिस्ट्रेशन का डेटा सारा स्टोर होगा, ठीक है, सारा क्या होगा, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन डेटा, ठीक है। तो हम इस टेबल का नाम दे देते हैं स्टूडेंट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जो भी नाम देना चाहो, तो हम दे दिए रजिस्ट्रेशन का डेटा स्टोर होगा तो इसलिए हम लोग नाम दे दिए इसका क्या, स्टूडेंट
रजिस्ट्रेशन। कितना कॉलम होगा, तभी मान लेते 4 ही है, बाकी ज़रूरत पड़ेगा तो बढ़ा देंगे। तो हम लोग गो पर क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ सबसे पहला क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आईडी होगा जो ऑटोमेटिक जनरेट होगा, जिसको हम लोग प्राइमरी की भी रखेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी की भी रखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट आईडी ये इंटीजर टाइप में होगा। अब जो यहाँ जो स्टूडेंट आईडी बहुत सारा स्टूडेंट जनरेट होगा, तो जनरली हम लोग इंट देते हैं तो वो 12 क्या रहता है, इसको हम लोग 255 तक दे सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं 30 इसका साइज़ देते हैं, साइज़ नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 12 ले लेगा, ठीक है। 30 देते हैं तो बहुत बड़ा डेटा स्टोर कर सकता है ये। और इसमें क्या करेंगे, इसको प्राइमरी की बना देंगे। तो यहाँ से इंडेक्स में जा कर के क्या करेंगे, प्राइमरी की, ठीक है। यहाँ प्राइमरी ये हो जाएगा स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और यहाँ से गो कर देंगे तो ये प्राइमरी की बन गया। अब इसके साथ प्राइमरी के साथ साथ इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, कि ऑटोमेटिक ये क्या हो जाए, बढ़ते जाए, ठीक है। अब यहाँ से ये हो गया। दूसरा जो डेटा होगा, जैसे रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट करवा देंगे, ठीक है। हम लोग क्या कर देंगे, एप्लीकेशन नंबर जनरेट करवा देंगे। एप्लीकेशन नंबर कैसे जनरेट करेंगे, या जनरेट करा सकते हैं, नहीं तो उसका यूज़र आईडी ये करने के लिए हम लोग ईमेल आईडी पासवर्ड का भी यूज कर सकते हैं लॉगिन के लिए, ठीक है। जैसे ईमेल आईडी और पासवर्ड जैसे हम लोग यहाँ बनाए थे, इसका लॉगिन सेक्शन में यहाँ क्या किए थे, एप्लीकेशन नंबर दिए थे, नहीं तो हम लोग एप्लीकेशन नंबर ही करवा देंगे। तो एप्लीकेशन नंबर करवाने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, एक कॉलम ले लेंगे स्टूडेंट एप्लीकेशन हाँ शॉर्ट में लिख देते हैं ऐप और NO, स्टूडेंट APPNO, ठीक है। और ये इंटीजर ही रहने देते हैं कि स्ट्रिंग बना दें। एप्लीकेशन नंबर कैसा चाहता है, सिर्फ नंबर वाला कि उसमें कुछ डिजिट भी रहे, हाँ तो नंबर ही रहने देते हैं। और यहाँ इसको कर देते हैं एकदम मैक्सिमम ले लेते हैं 255, ज़्यादा ज़्यादा इतना ले सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। और ये क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर यूनिक होना चाहिए। तो एट्रीब्यूट में नहीं, यहाँ इंडेक्स में जा कर के हम लोग क्या कर देंगे, यूनिक कर देंगे कि ये यूनिक होगा। क्लियर, 2 फील्ड बना, एक स्टूडेंट आईडी और एक एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। अब दो एप्लीकेशन नंबर यूनिक होगा, इसका स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा, तो वो हम लोग सेट कर देंगे। और करेंगे क्या, तो देखो हम लोग इसको भी ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। मान लेते हैं 1 लाख से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 1 लाख से स्टार्ट करेंगे, तो दूसरा 1,01,000 होगा, तीसरा फिर 1,02,000 होगा, 1,03,000 होगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा ऑटोमेटिक। बात समझ रहा, तो ये कर देंगे हम लोग, सेट कर देंगे ऐसा, तो ऑटो इंक्रीमेंट कर दिए इसको। नेक्स्ट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम कैसा रहेगा, varchar, ये ना डेटा टाइप varchar करने देते हैं। नाम ज़्यादा से ज़्यादा 100 काफ़ी है क्या, 100 काफ़ी है। नेक्स्ट क्या रहेगा, और क्या क्या ले रहे हैं, स्टूडेंट नेम हो गया, नेम हो गया, उसका ईमेल हम लोग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे स्टूडेंट ईमेल, ठीक है। ईमेल भी कैसा होगा, varchar, ये भी 100 से ज़्यादा तो होगा नहीं क्या। और ईमेल भी कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए,
ईमेल, ठीक है, ये भी यूनिक हो गया। और क्या चाहिए, कितना कॉलम चाहिए, ईमेल हो गया, एक पासवर्ड के लिए हो गया, और एक मोबाइल नंबर के लिए हो गया, एक कब रजिस्ट्रेशन हुआ उसका कर देते हैं, और कुछ काफ़ी है। तो स्टूडेंट ईमेल हो गया, फिर स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट मोबाइल। स्टूडेंट मोबाइल भी हम लोग किस में करते हैं, भैर कर में ही कर देते हैं। और स्टूडेंट मोबाइल 20 काफ़ी है, ऐसे तो 10 ही डिजिट करवाएंगे, 20 मैक्सिमम ले लेते हैं। भैर कर में क्या होता है कि जितना डेटा यूज होगा उतना ही साइज लेगा, बाकी डेटा को छोड़ देता है, ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है वैसा। स्टूडेंट मोबाइल भी क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। हाँ, स्टूडेंट मोबाइल, ये नंबर को भी यहाँ यूनिक, इसको भी यूनिक कर दिए। तो देखो यूनिक क्या क्या हो गया, ये तुम्हारा ये भी यूनिक है, ये यूनिक, तो ये प्राइमरी स्टूडेंट एप्लीकेशन नंबर यूनिक हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल भी यूनिक हो गया। अब क्या है, स्टूडेंट मोबाइल भी यूनिक हो गया, हाँ ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट का स्टूडेंट पासवर्ड, पासवर्ड भी कैसा होगा, भैर कैर, पासवर्ड भी कैसा होगा, भैर कैर। और इसको भी 20 देते हैं, क्या कि हम लोग मैक्सिमम 16 कैरेक्टर दिए थे, 16 कैरेक्टर से ज़्यादा कोई पासवर्ड नहीं बना सकता था, हम ज़्यादा 20 दे देते, ठीक है। कमी नहीं होना चाहिए, बढ़ जाएगा चलेगा, कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम कर देगा। बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक जितना जगह लेगा उतना लेगा, बाकी रिलीज कर देगा मेमोरी, ठीक है, घटना नहीं चाहिए। तो ये हो गया पासवर्ड। उसके बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है, स्टूडेंट स्पेलिंग ठीक है ना, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेट। अब देखो ये रजिस्ट्रेशन डेट हम लोग एंटर नहीं करवाएंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया ऑटोमेटिक टाइम डेट आ जाना चाहिए। तो उसके लिए डेटा टाइप क्या बताए थे, टाइम स्टाम्प, टाइम स्टाम्प। और ये ऑटोमेटिक ले ले तो इसमें देखो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, इसका करंट टाइम स्टाम्प, मतलब जब भी ये डेटा जनरेट होगा तो ऑटोमेटिक ले लेते, यहाँ से करंट टाइम स्टाम्प कर देंगे। क्लियर। और कोई डेटा है क्या, काफ़ी है, अरे इतने ना। अब हम लोग बोले थे स्टोरेज इंजन को हम लोग क्या करते हैं, InnoDB करने, ठीक है, क्योंकि बोले थे एज SM में क्या होता है, फॉरेन की का बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं देता है, ठीक है। एज ISM में फॉरेन की बनाने का कंसेप्ट फिर नहीं देगा, क्योंकि हमको बाद में ज़रूरत पड़ने वाला है किसका, फॉरेन की का, क्योंकि स्टूडेंट का सिर्फ रजिस्ट्रेशन का डेटा यहाँ होगा, बाकी स्टूडेंट का और डेटा दूसरे टेबल में होगा, तो दोनों टेबल को कनेक्ट करना होगा ना, कनेक्ट करने के लिए हम लोग फॉरेन की बनाना ही होगा। क्लियर, तो बनाएंगे आगे जा करके, तो इसलिए हम लोग InnoDB कर दिए इसको, ठीक है, और यहाँ से हम लोग सेव कर देते हैं। बोल रहा है कि इनकरेक्ट टेबल डेफिनेशन, देयर कैन बी ओनली वन ऑटो कॉलम एंड इट मस्ट बी डिफाइंड एज अ की। ऑटो इंक्रीमेंट ये नहीं काम कर रहा है क्या, एक ही होना चाहिए और वो की होना चाहिए,
चलो कोई दिक्कत नहीं, बाद में उसको हैंडल कर लेंगे। देखो टेबल बन के रेडी हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका। स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, देखो नीचे सारा दिखा रहा है, स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट एप्लीकेशन नंबर 255 ले लिए। फिर स्टूडेंट नेम भैरकर है 100 है, स्टूडेंट ईमेल भैरकर 100 है, स्टूडेंट मोबाइल 20 है, स्टूडेंट पासवर्ड 20 है, और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेट टाइम स्टैम्प है, ठीक है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, टाइम स्टैम्प, क्लियर। टेबल बन के रेडी हो गया। चलो दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ, ठीक है। पहला स्टेप बताए थे, सबसे पहले व्यू बनाना है, रजिस्ट्रेशन जो टेबल बनेगा, फॉर्म बना के रेडी कर दिए, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप में बोले थे जो भी डेटा आएगा उसका क्या कर देना, टेबल बनाना, तो टेबल बन के भी रेडी हो गया। तीसरा स्टेप क्या बताए थे, मॉडलिंग करना, मतलब ये जो टेबल है उससे डेटा जावा में मॉडल होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग बैकएंड में जब काम करने वाले हैं तो बैकएंड का अभी तक तो कोई कोडिंग किए नहीं, तो बैकएंड का कोडिंग कहाँ करते हैं, सोर्स पैकेजेस के अंदर, अभी कोई पैकेज नहीं बना हुआ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कुछ पैकेज बनाएंगे। क्या क्या पैकेज बनाएंगे, सो देखो सबसे पहले ध्यान देना, जितना भी टेबल बनाएंगे, ठीक है, हर एक टेबल को एक जावा क्लास मैप करेगा। जो भी टेबल रहेगा उसको मैप करने के लिए क्या लाएंगे, जावा क्लास लाएंगे, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि मेरा कौन कौन सा टेबल है, टेबल में कौन कौन सा फील्ड है, ये देखने के लिए हमको डेटाबेस जाने की जरूरत नहीं है, हमको जावा में दिख जाएगा। और हर एक टेबल में डेटा जो होगा वो डेटा को रखने के लिए एक वेरिएबल चाहिए ना, तो जावा में वेरिएबल ही बना देंगे। अब देखो नाम क्या रखेंगे, तो देखना कोशिश करना जो टेबल का नाम है वही नाम रख दो क्लास का नाम, और जो वहाँ कॉलम का नाम है वही वेरिएबल का नाम रखेंगे। तो नाम हमेशा सेम रखना, इससे क्या होगा, आसानी होगा काम करना। ऐसा नहीं कि फॉर्म में नाम कुछ और दे दिए, कॉलम में कुछ और नाम दे दिए, जावा में वेरिएबल नाम। अब एक ही चीज़ को 3 जगह नाम याद रखना पड़ रहा है। अरे 3 जगह हम अलग अलग नाम क्यों याद रखेंगे, एक नाम सब जगह लेंगे, क्लियर है। तो देखो तो टेबल जो हम लोग बनाए, कौन सा टेबल बनाए, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यही ना, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यही ना, ये टेबल है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ही दिए थे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेटा दिए थे, ठीक है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो इस टेबल का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक पैकेज बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ कौन कौन सा पैकेज होगा। सबसे पहला एक पैकेज बनाने वाले हैं जावा, ठीक है। सबसे पहले कॉम, हम क्या बोले थे, उल्टा नाम होता है कॉम डॉट, फिर देंगे क्या, यूजीसी नेट, ठीक है, डॉट। अब जो पैकेज का नाम है सो, तो पैकेज का नाम सबसे पहले जितना भी डेटा टेबल जो स्टोर होगा उस टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक जावा क्लास देना होगा, ठीक है। तो उस सारे क्लास, सारे टेबल को जो मैप करेगा उस पैकेज का नाम दे देते हैं एंटिटी, ठीक है। अरे ये सब क्या होता है, एंटिटी। और एंटिटी का क्या होता है, बहुत सारा एट्रीब्यूट होगा, ईआर डायग्राम पढ़ा होगा डीबीएमएस में, ठीक है। तो ईआर डायग्राम डीबीएमएस से पढ़ा था, तो वहाँ देखा था एंटिटी जो हम लोग रेक्टेंगल बॉक्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, और उसको फिर इलिप्टिकल से हम लोग बहुत सारा एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, एंटिटी है। स्टूडेंट क्या है कि एंटिटी है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, पैकेज का नाम देते हैं एंटिटी। तो चलो ये पैकेज बन गया एंटिटी नाम का, देखो यूजीसी नेट डॉट एंटिटी। नेक्स्ट हम लोग एक और पैकेज बनाएंगे। अब इसमें क्या, तो हर एक टेबल का बहुत सारा डेटा पर ऑपरेशन होगा ना। अरे जैसे स्टूडेंट बनाए टेबल, तो स्टूडेंट टेबल पर हम लोग क्या क्या ऑपरेशन करेंगे, उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, उससे डेटा फेच करेंगे, डेटा डिलीट करेंगे, डेटा अपडेट करेंगे, डेटा सर्च करेंगे, बहुत सारा काम हो सकता है। तो डेटा पर क्या होगा, ऑपरेशन।
तो जितना भी टेबल पर ऑपरेशन होगा वो सारा जावा क्लास एक जगह रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग नाम देते हैं इसका कॉम डॉट यूजीसी नेट डॉट, ठीक है, और इसका नाम देते हैं डेटा ऑपरेशन। क्या सभी को एक ही पैकेज में नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं, नहीं कि जिस तरह का काम उस तरह का पैकेज में रहेगा, नहीं तो चाहे तो एक ही जगह सबको भर दे, ठीक है, कोई उतना बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन वो तरीका सही नहीं होता है। बात समझ रहा है? तो इसमें सारा कौन सा क्लासेस रहेगा? जो जो डेटा ऑपरेशन होगा सारा क्लासेस कहाँ रखेंगे? डेटा ऑपरेशन पैकेज में रखेंगे। चलो ये भी पैकेज बना दी, ठीक है, ये हो गया। तीसरा एक और पैकेज बनाएंगे, कुछ कुछ सर्वलेट रखेंगे, ठीक है, जैसे कुछ कुछ सर्वलेट हम लोग को बनाना पड़ेगा, तो जितना भी सर्वलेट बनाएंगे वो सारा कहाँ रखेंगे? एक पैकेज में रखेंगे। तो इसके लिए बनाएंगे कॉम डॉट यूजीसी नेट डॉट सर्वलेट, सर्वलेट्स, ठीक है। तो सारा सर्वलेट्स कहाँ रहेगा? इस पैकेज में रहेगा। क्लियर? तो ध्यान देना, तीनों पैकेज में कैसा कैसा क्लासेस रहेगा। पहला जो सर्वलेट, पहला जो पैकेज है डेटा ऑपरेशन, तो देखो नाम जैसा नाम वैसा ही काम, मतलब जितना भी क्लासेस होगा जिसमें डेटा ऑपरेशन का काम है, डेटा ऑपरेशन में यही वो जैसे इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, तो वो सब जो क्लासेस होगा उसको क्लास को कहाँ रखेंगे? डेटा ऑपरेशन के पैकेज, ठीक है। दूसरा जो है एंटिटी, मतलब जितना टेबल बनेगा उसका जो क्लास बनेगा सारा कहाँ रहेगा? एंटिटी में रहेगा। और कुछ कुछ जो सर्वलेट बनाएंगे वो सारा सर्वलेट कहाँ रखेंगे? सर्वलेट पैकेज में रखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? मिक्स नहीं होगा, कौन कहाँ है हम लोग ढूंढ पाएंगे। देखो प्रोजेक्ट जब बनता है तो बहुत सारा क्लासेस बन जाता है, अब बहुत सारा क्लासेस को एक ही पैकेज में अगर भर दिए तो हमको फिर ढूंढना, डिबग करना प्रॉब्लम हो जाता है। तो जिस तरह नेचर है उस क्लास का उस तरह का पैकेज में रख देंगे, ठीक है। जैसे कभी डेटा ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो सीधे कौन सा पैकेज में ढूंढेंगे? डेटा ऑपरेशन में जाकर ढूंढेंगे। अगर किसी सर्वलेट में प्रॉब्लम आ रहा है तो सर्वलेट में जाके ढूंढेंगे। अगर किसी के एंटिटी में प्रॉब्लम आ रहा है तो एंटिटी में जाके ढूंढेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ और क्लासेस का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब वो कुछ और क्लासेस का जरूरत पड़ेगा तो वो क्लास ना तो एंटिटी होगा, ना उस क्लास में डेटा ऑपरेशन होगा, ना ही वो कोई सर्वलेट होगा। तो फिर उसका नाम क्या दें? तो कोई भी एक हेल्पर पैकेज नाम देते हैं, जहाँ हेल्पिंग क्लासेस होगा कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग एक और पैकेज बना लेते हैं, यहाँ से एक और पैकेज बना लेते हैं, न्यू में जा करके एक और पैकेज बना लेते हैं। तो नाम देते हैं कॉम डॉट यूजीसी नेट, ठीक है, डॉट, और इस पैकेज का नाम क्या देते हैं? हेल्पर, ठीक है। अब हेल्पर पैकेज के अंदर जो एक्स्ट्रा क्लासेस जो बनेगा ना, जिसका जो एंटिटी नहीं होगा, मतलब उसका नाम से कोई टेबल नहीं है, ना ही उसमें कोई डेटा ऑपरेशन हो रहा होगा, और ना ही वो सर्वलेट होगा, तो एक्स्ट्रा और भी होता है जो हेल्पिंग, अभी बताएंगे कौन सा क्लासेस जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ जो बाकी जो जरूरत पड़ेगा वो कहाँ रख देंगे? हेल्पर में। तो हेल्पर पैकेज एक बना लिया, तो 4 पैकेज बनाए। क्लियर है ये? अरे बैटरी लाओ, बहुत जोर चिल्लाना पड़ रहा है, देखो जाकर बोलो। बहुत जोर चिल्लाना पड़ता है, अभी 2 घंटा चिल्लाना है, एनर्जी डाउन हो जाएगा। है देखो तो नीचे जाके हैं, फोन लगाया लगा। ये चारों पैकेज क्यों बनाए? क्लियर है ये? अरे बात सुन मारा है? हम क्या बोले थे? जितना भी टेबल बनाएंगे, हर एक टेबल को मैप करने के लिए क्या बनाएंगे? एक क्लास बनाएंगे। तो टेबल क्या होगा? एंटिटी। तो वही क्लास भी क्या होगा? एंटिटी। वो तो सारे जो, मतलब इससे पता चलेगा, जैसे मान लो कभी बाद में डेटाबेस को डिलीट कर दिया गलती से, अब सोचेगा कौन कौन सा टेबल था, तो डेटाबेस डिलीट होगा, जावा क्लास तो रहेगा ना, तो जितना क्लास होगा उतने टेबल होगा, और क्लास के अंदर जो जो वेरिएबल होगा वही वही कॉलम होगा। वहाँ हुआ है बहुत बार, मेरा बहुत बार डेटाबेस डिलीट हो गया, तो जावा क्लास देख करके हम लोग टेबल बना सकते हैं फिर, ठीक है। और कौन कौन सा टेबल है ये डेटाबेस में जाने की जरूरत भी नहीं है, यहीं से देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी टेबल का जितना भी डेटा होगा उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, जावा वेरिएबल में। तो जावा वेरिएबल कैसे रहेगा? एज ऑब्जेक्ट रहेगा ना, तो ऑब्जेक्ट कब बनेगा? जब क्लास बनेगा। क्लियर है? तो ये 4 क्लास बनाया, हेल्पर में हम लोग रखेंगे जो बाकी जो ये होगा सो। क्लियर?
अब देखो यहाँ से डेटाबेस बन के रेडी है, टेबल बन के रेडी है, हम लोग को जो पैकेज चाहिए वो बन के रेडी है। क्लियर? अब हम लोग डेटाबेस के साथ काम करने वाले हैं। तो डेटाबेस के साथ काम करने वाले हैं तो हमको क्या करना होगा, डेटाबेस को कनेक्ट करना होगा। किससे? जावा से, क्योंकि हम लोग बैकएंड में क्या यूज करने वाले हैं, जावा। और हम लोग डेटाबेस कौन सा यूज करने वाले हैं, MySQL सर्वर, यही ना। तो ये MySQL को कनेक्ट करना होगा किससे, जावा से। तो इसके लिए कनेक्टिविटी, एक कनेक्टर लाना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं JDBC कनेक्टर, पढ़ा होगा JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, JDBC का मतलब क्या है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब ये कनेक्टिंग करने का काम किसका होगा, तो JDBC का होगा। अब JDBC कहाँ है हमारे पास, हमारे पास तो JDBC तो है नहीं, हमारे पास जावा है और डेटाबेस है, दोनों का कनेक्टर है क्या, नहीं है। तो कनेक्टर हम लोग को डाउनलोड करना होगा। ठीक है, कनेक्टर हम लोग को क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। कौन सा कनेक्टर, MySQL कनेक्टर।